हेलो स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा 2023 के लिए जेक बोर्ड अकाउंट्स का मॉडल सेट इशू किया था, हम लोग उसको ये ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग जो एक और मॉडल टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा 2023 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये 2023 का मॉडल क्वेश्चन नहीं है, ये जो मॉडल क्वेश्चन आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे ये 2019 का मॉडल सेट है। 2019 में 3 मॉडल सेट जारी हुआ था हर एक सब्जेक्ट का, जिसका फर्स्ट मॉडल सेट आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ये जो मॉडल सेट है ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 2023 के का जो एग्जाम होने वाला है इसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस वगैरह हमारा सब कुछ सेम था। ये चीज हम लोग को समझना है, 2019 और 2023 में कुछ चेंज नहीं हुआ। तो हम लोग जो 2019 का भी मॉडल क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही सब मॉडल क्वेश्चन से फाइनल एग्जाम में हमारा क्वेश्चन आने वाला है। तो ये हमारा फर्स्ट सेट है 2019 का, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, ये पूछा गया था हु इन्वेंटेड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। डबल एंट्री सिस्टम जो था, दोहरा लेखा प्रणाली जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका इन्वेंशन या इसका खोज किसने किया था। तो हम लोग को ये पता है कि इसका खोज जो था ये लुकास पेसियोली जो थे, इन्होंने किया था। ये इसमें हम लोग को एक चीज और याद रखना है, टाइम के बारे में भी कभी कभी पूछा जाता है कि कब खोज किया गया था इसका। तो हम लोग को याद रखना है 1494 ईस्वी में। 1494 ईस्वी में लुकास पेसियोली के द्वारा डबल एंट्री सिस्टम या बुक कीपिंग का इन्वेंशन किया गया था। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिया हुआ है जिसमें से हम लोग से ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बिजनेस ट्रांजेक्शन करने का मतलब हो गया वो ट्रांजेक्शन जिसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बिजनेस का जो अकाउंट्स बन रहा है, समझना दोनों चीज, एक बिजनेस का अकाउंट्स होता है, एक अपना इंडिविजुअल का अकाउंट्स होता है। इंडिविजुअल का अकाउंट्स के बारे में हम लोग को पढ़ना नहीं होता है, हम लोग को बिजनेस का अकाउंट्स के बारे में पढ़ना होता है। कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं है, मतलब उस ट्रांजेक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करने वाले। तो यहाँ सबसे पहले बोल रहा है बाउट फर्नीचर ऑफ टू 10,000, 10,000 का हम लोग फर्नीचर खरीद लिए बिजनेस के लिए, तो इसको तो बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे ना, बिजनेस के लिए खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश हम लोग करेंगे। पेड सैलरीज फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई को सैलरी पेड किए तो ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। पेड सन्स फी फ्रॉम हर पर्सनल बैंक अकाउंट, अपना पर्सनल अकाउंट से हम लोग पेड कर दें 10,000 का फीस, तो ये हम लोग इसको बिजनेस के अकाउंट्स में रिकॉर्ड, बिजनेस का जो हमारा अकाउंट है उसमें इसको रिकॉर्ड नहीं करने वाले। लेकिन यहाँ जो लास्ट सेंटेंस है, लास्ट ट्रांजेक्शन है, पेड सन्स फी फ्रॉम द बिजनेस, जो अपना हमारा बेटा का फीस था उसको हम बिजनेस के अकाउंट से पेड कर दिए, तो इसको तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, ध्यान रखना, बिजनेस से अगर हम कोई भी पर्सनल यूज के लिए कैश निकालते हैं या गुड्स निकालते हैं तो ड्रॉइंग से में डेबिट होता है, बाकी क्रेडिट या तो कैश होगा या तो गुड्स रहेगा, जो भी हो। ठीक है, अगर कैश निकालें तो 2 में कैश होगा, अगर गुड्स निकालें तो 2 हमारा परचेज होगा। ठीक है, ये तो बात का बात है, मतलब इसको हम लोग बिजनेस में रिकॉर्ड करने वाले हैं। ये भी रिकॉर्ड होगा, ये भी रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्ड कौन सा नहीं होने वाला, ये वाला, तो ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा था नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन। नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जिसको बिजनेस के अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड नहीं करने वाले। नेक्स्ट बोल रहा है विच इज अन इंटेंजिबल एसेट। अमूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग देख छू नहीं सकते, ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, बट हमारे बिजनेस के लिए एसेट है। ठीक है, उससे हम लोग को फ्यूचर में कोई बेनिफिट होता है। एसेट कहने का मतलब होता है जिससे हम लोग को फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला है हमारे बिजनेस को। ठीक है, कुछ हमारा इनकम आने वाला है। तो गुडविल, गुडविल हमारे बिजनेस का इंटेंजिबल एसेट है, इसको हम लोग देख नहीं सकते। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डेट विल बी डी। हमारा जो ऑल ऑफ दी एबव आइटम्स हैं ये सारा हमारा इंटेंजिबल एसेट है। गैप का फुल नेम क्या होता है? गैप मतलब होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, ये याद रखना, इसका यही तरीका है, याद ही रखना पड़ेगा गैप का फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा बिजनेस कंसेप्ट है द कंसेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन इनडिफिनेटली इज नोन एज। कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जो ये मानता है
कि हमारा व्यवसाय जो है अनिश्चित काल तक, इंडिफिनिट पीरियड तक चलते रहेगा। तो ये जो हमारा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये चीज मानता है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये बताता है कि हम लोग अकाउंट्स जो बनाते हैं अपना बिजनेस का, वो ये मान के बनाते हैं कि हमारा बिजनेस कंटिन्यू चलने वाला है इंडिफिनिट पीरियड तक। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर, चालू व्यवसाय संबंधी अवधारणा। यही वो अवधारणा है, यही ये कंसेप्ट है जो ये मानता है कि हमारा बिजनेस जो है इंडिफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है AS6 किससे से रिलेटेड है, तो ये डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग से रिलेटेड है। आज के डेट में AS6 जो है इसको डिलीट कर दिया गया, इसको AS10 में मर्ज कर दिया गया, जो कि फिक्स एसेट से रिलेटेड अकाउंटिंग के बारे में बताता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन ये पुराना है, हो सकता है अगर पूछते, ठीक है, AS6 किससे रिलेटेड तो डिप्रिसिएशन अकाउंट, बट आज के डेट में प्रैक्टिकली AS6 नाम का कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसके लिए मैंडेटरी है, कंपनीज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, या पार्टनरशिप या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज। जो कंपनीज होता है उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है अपने अकाउंट्स को बनाते टाइम। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एटलीस्ट अफेक्ट एटलीस्ट कितने अकाउंट्स, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है ये मिनिमम कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करता है। इफेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि वो उस ट्रांजेक्शन से कम कितना अकाउंट का बैलेंस घटने या बढ़ने वाला है, डेबिट या क्रेडिट होने वाला है। तो हम लोग को ये पता है कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है ये मिनिमम 2 अकाउंट्स को अफेक्ट करता है। जैसे अगर फर्नीचर खरीदे तो हमारा फर्नीचर बढ़ा और कैश घटा, बिजनेस ट्रांजेक्शन हो गया। फर्नीचर खरीदे बिजनेस ट्रांजेक्शन, अकाउंट इम्पैक्ट कितने अकाउंट पे जा रहा है, 2 अकाउंट पे, एक फर्नीचर पे दूसरा कैश पे। गुड सेल कर दी, 2 अकाउंट पे इम्पैक्ट गया, कैश पे सेल पे। ठीक है, कैश भी बढ़ा सेल भी बढ़ा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जो होता है ये हमारा एटलीस्ट 2 अकाउंट्स पे इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम जो है यही चीज बताता है कि हर एक बिजनेस ट्रांजेक्शन मिनिमम 2 अकाउंट पे इम्पैक्ट उसका जाएगा ही जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जर्नल में कितना कॉलम होता है, तो ये हम लोग को अच्छे से पता है 5 कॉलम होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, कैश अकाउंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। तो हम लोग ये चीज लास्ट वीडियो में भी समझे थे, अकाउंट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है ना ये थोड़ा अच्छे से समझना। सबसे पहले किसी भी अकाउंट को, यहाँ पे तो हम हो सकता है बहुत को ये पता हो कि रियल अकाउंट ही होने वाला है, वो बात का बात है, बट समझना किसी भी अकाउंट को हम लोग क्लासिफाई कैसे करते हैं। सबसे पहले एक कैश अकाउंट को अगर क्लासिफाई करना है तो हम इसमें पर्सनल अकाउंट का जो डिफिनेशन है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का जो कंडीशन है वो लगा के देखेंगे। अगर उसमें मैच कर गया तो पर्सनल, अगर नहीं मैच किया तो रियल वाला चेक करेंगे। ठीक है, फिर नॉमिनल का, ऐसा नहीं कि पहले नॉमिनल फिर रियल फिर पर्सनल, ऐसे चेक नहीं होता है। सबसे पहले पर्सनल वाला उसमें कंडीशन लगाना है। पर्सनल अकाउंट क्या बताता है कि अगर कैश अकाउंट जो है ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, ये किसी पर्सन से रिलेटेड, तो पर्सनल अकाउंट होगा। कैश अकाउंट तो पर्सन से रिलेटेड है नहीं। ठीक है, रियल अकाउंट क्या बताता है, अगर किसी एसेट से रिलेटेड है तो वो रियल अकाउंट होगा। अब कैश अकाउंट जो है ये तो किसी एसेट को ही डिनोट कर रहा है ना, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में मेरा 20,000 बैलेंस है, इसका मतलब क्या, हमारे पास 20,000 का कैश है, 20,000 का एसेट है। ठीक है, तो कैश अकाउंट विल बी रियल अकाउंट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, पर्सनल पहले पर्सनल का नियम लगाना, कंडीशन लगाना, अगर वो मैच नहीं किया तो रियल का फिर नॉमिनल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 11। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, करेक्ट नाम इसका ये, कोई हम लोग जनरली बोल देते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, बट सर्विसेज टैक्सेस है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड जो अकाउंट का होता है, जो बायां पक्ष होता है अकाउंट्स का, हम लोग इस तरह से कुछ इस तरह से अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा अकाउंट्स का फॉर्मेट होता है, इधर डेट। ठीक है, तो जो हमारा लेफ्ट साइड होता है ये साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेबिट साइड, इसको बोलते हैं क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी डेबिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट, ये बताना है। तो देखो फिर यहाँ पे वही चीज करेंगे। सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये किस कैटेगरी का अकाउंट है, इसके लिए सबसे पहले पर्सनल अकाउंट का रूल कंडीशन लगा। पर्सनल अकाउंट का कंडीशन क्या बोलता है कि अगर ये जो बैलेंस है बैंक ओवरड्राफ्ट ये किसी पर्सन से रिलेटेड होगा तो ये पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या बताता है कि हम बैंक से इतना पैसा ले लिए,
ज्यादा लोन लिए हैं, ठीक है। एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लोन ही होता है, लायबिलिटी होता है। तो अगर हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट में अगर 50,000 का हमारा बैंक ओडी है, जिसको ओवरड्राफ्ट को शॉर्ट में ओडी बोलते हैं, ठीक है। अगर हमारा बैंक ओडी 50,000 का, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 50,000 अपने बैंक को देना होगा। बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी अकाउंट मेरा होगा, वहां पे 50,000 हमको देना है, ठीक है। तो ये जो 50,000 का बैंक ओडी है ना, ये किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है, किसी बैंक को देना है। हम लोग को पता है बैंक जो है ये भी एक पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। क्यों, समझ में आया? क्योंकि बैंक अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो है या बैंक अकाउंट का बैलेंस जो है ये किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, बैंक से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट जो है ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड, द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट रिकॉर्डेड इन द स्पेशल सब्सिडरी बुक, जो स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में नहीं रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो जो हमारा स्पेशल सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। जर्नल प्रॉपर हमारा क्या होता है, जो जर्नल होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है वहाँ जर्नल को सब्सिडरी बुक्स में क्लासिफाई कर दिया जाता है। केस बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, इस तरह से जो हमारा क्लासिफाई होता है। तो जो किसी भी सब्सिडरी बुक्स में नहीं आएगा उसको हम लोग जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो है ये कस्टमर जो होता है बैंक का वो प्रिपेयर करता है, बैंक नहीं करता है। ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसको बनाया जाता है बैंक में। मान लो हमारा बैलेंस, मेरा ही अकाउंट है, हम बैंक में हमारा बैलेंस दिख रहा है 50,000, लेकिन जो हम अपना अकाउंट बना के रखे उसके हिसाब से हमारा दिख रहा है कि बैंक में मेरा 55,000 होना चाहिए, 60,000 होना चाहिए। तो जो डिफरेंस दोनों में आता है, ठीक है, हमारे हिसाब से 55, बैंक के हिसाब से 50,000। तो इसको रिकंसाइल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस इज पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है ट्रायल बैलेंस इज नॉट अकाउंट। ट्रायल बैलेंस जो है किसी अकाउंट, कोई अकाउंट नहीं, ये किसी बैलेंस को डिनोट नहीं करता है, ये शेड्यूल ऑफ बैलेंस है, ठीक है। एक स्टेटमेंट होता है ट्रायल बैलेंस जिसमें हम लोग हर एक अकाउंट के बैलेंस को लिखते हैं। इफ अ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको क्या बोलेंगे? देखो, जो हमारा एरर ऑफ रेक्टिफिकेशन, जो हमारा बुक्स में एरर होता है, एरर ये 3 टाइप का मेनली होता है। एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, एरर ऑफ कमीशन में क्या होता है, हम लोग का जोड़ घटाव में कहीं मिस्टेक हो गया, ठीक है, टोटल करने में मिस्टेक हो गया, बैलेंस करने में मिस्टेक हो गया, तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ प्रिंसिपल में क्या होता है, हम लोग गलत जो हमारा प्रिंसिपल था उसके बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं किए। जैसे अगर फर्नीचर खरीदे तो हम लोग को डेबिट क्या करना था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, हम इसको क्या कर दिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, समझना। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल, गलत प्रिंसिपल का मिस्टेक हुआ है, जो हमारा प्रिंसिपल जो फॉलो करना था उस चीज को फॉलो नहीं की, ठीक है। हमारा प्रिंसिपल क्या बताता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फर्नीचर एसेट को परचेज किए तो एसेट को डेबिट करो, अगर गुड्स परचेज किए तो परचेज को डेबिट करो। लेकिन हम यहाँ पे तो गलत कर दिए, ठीक है, हमको डेबिट करना था फर्नीचर, लेकिन हम फर्नीचर को डेबिट नहीं किए, तो हमारे यहाँ पे एरर ऑफ प्रिंसिपल इसको बोलते हैं। एरर ऑफ कमीशन में क्या हुआ, टोटल करने में मिस्टेक, बैलेंस करने में मिस्टेक, ठीक है। उसके बाद एरर ऑफ ओमिशन में क्या होता है, ओमिशन, ओमिटेड, ठीक है, ओमिशन समझना, ओमिशन मतलब ओमिटेड, भूल गए, उसको लिखे ही कहीं पे नहीं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था, अगर कोई ट्रांजेक्शन हमारा टोटली ओमिटेड है, टोटली ओमिटेड मतलब, सॉरी, टोटली ओमिटेड, टोटली ओमिटेड कहने का मतलब क्या, उसको छूट गया, कहीं पे लिखे नहीं। अगर कोई लेन देन खतौनी करने के समय पूर्ण रूप से छूट जाए, उसको कहीं पे हम लोग लिखे ही नहीं, तो इसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट हम लोग कब प्रिपेयर करते हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद करते हैं, ठीक है। जब ट्रायल बैलेंस में हमारा बैलेंस मैच नहीं करने लगता है तो हम लोग उस बैलेंस को सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, अब हमारा सस्पेंस अकाउंट वहां से नजर आएगा। ट्रायल बैलेंस से पहले तो सस्पेंस अकाउंट होगा ही नहीं, जब ट्रायल बैलेंस बनाने लगे, मैच नहीं किया बैलेंस, तो बैलेंस को हम लोग सस्पेंस अकाउंट में छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस। 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस को बनाने का 2 मेथड होता है, एक बैलेंस मेथड और दूसरा टोटल मेथड। डिप्रिसिएशन क्या है, डिप्रिसिएशन जो यहाँ पे आंसर सेट दिया हुआ है इसके हिसाब से ये बोल रहा है प्रोविजन है,
ठीक है। डिप्रिसिएशन इज अ प्रोविजन, जो इसमें आंसर शीट दिया है, बट मेरे समझ से ये एक्सपेंस होना चाहिए। ठीक है, एक बार यहाँ पे अगर प्रोविजन दिया तो हम लोग भी इसी को सही मान के चल रहे, हो सकता है कुछ हम ही से मिस्टेक हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए जो भी यहाँ पे दिया प्रोविजन हम लोग उसी को मान के चलते हैं, या तो इसके बारे में कोई एक बार अपना चेक कर लेना बुक्स वगैरह में क्या लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SLM मेथड डिप्रिसिएशन इज चार्ज, डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज करते हैं? तो SLM मेथड जो होता है ये बताता है ओरिजिनल कॉस्ट, जितने में हम एसेट खरीदे ना, अगर 10% मेरा डिप्रिसिएशन का रेट है तो जितने का एसेट खरीदे उसी बैलेंस पे हम लोग को डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। ये चीज हमारा कौन बताता है? SLM मेथड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। इसमें बोल रहा है 1 अप्रैल 2012 को हम लोग मशीन खरीद रहे हैं, कितने का? 50,000 का। सॉरी, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हमारा 10% पर एनम। पर एनम कहने का मतलब समझ में आ रहा है? एक साल में 10% का डिप्रिसिएशन। तो हमारे डिप्रिसिएशन 31 मार्च 2012 को कितना लगेगा? मशीन कब खरीदें? 2012 में, सॉरी अप्रैल में, और डिप्रिसिएशन निकालना है दिसंबर तक। तो कैसे निकालेंगे समझना। 50,000 हमारा हो गया कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका 10%। ठीक है, लेकिन ये 10% कितने दिन का है? 12 महीने का है ना। ये 10% जो है 12 महीने का, हम लोग को निकालना कितने का है? 9 महीने का है। अप्रैल से दिसंबर तक तो 9 महीने ही हो रहा है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये आंसर आना चाहिए 3750। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एक चीज यहाँ पे और समझना, जो ये पे हमारा कहीं कहीं पे क्या करता है ना, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में ना यहाँ पे पर एनम लिखता ही नहीं है। ठीक है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन में ये पर एनम लिखता ही नहीं है, तो वहां पे क्या करेंगे? 10% फ्लैट लगेगा। जैसे अगर यहाँ पे केवल इस तरह से लिखा रहता 10%, तो हमारा यहाँ पे डिप्रिसिएशन 5,000 लगता। यहाँ पे पर एनम लिखा था, इसलिए हम लोग टाइम फैक्टर को कंसिडर कर लिए। ठीक है। स्पेसिफिक रिजर्व किस लिए बनाते हैं? स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बनता है। रिजर्व और प्रोविजन में डिफरेंस होता है। प्रोविजन जो हमारा बनता है ये नॉन लायबिलिटी के लिए बनता है, जो लायबिलिटी हमको पता है लेकिन उसका अमाउंट पता नहीं होता है। जैसे हम अगर उधार बेचें, उधार हम पूरे साल में 10 लाख का माल बेच दिए, तो हम लोग को पता है कि 10 लाख में कुछ पैसा तो डूबेगा ही डूबेगा, कुछ पैसा तो हमारा बेड डेट होने ही वाला है जो हम कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अमाउंट नहीं पता है कि कितना कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में जो हमारा यहाँ पे लॉस होने वाला है, इसके लिए हम लोग प्रोविजन बनाते हैं। ठीक है, हम लोग को पता है, हमारा लायबिलिटी पता है, हमारा एक्सपेंस पता है कि हमारा बेड डेट होने वाला है। ठीक है, उसके लिए अगर कुछ हम लोग प्रोविजन कर रहे हैं तो ये हमारा हो गया प्रोविजन। उस और दूसरा होता है रिजर्व। रिजर्व जो बनाते हैं ये हम लोग, इसमें हमारा लायबिलिटी भी पता नहीं होता है और अमाउंट भी पता नहीं होता है। रिजर्व लोग बनाते हैं फ्यूचर में, मान लो हमारे बिजनेस में कुछ अचानक से फायर लग गया या कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो उसके लिए हमको ये पता भी नहीं है। रिजर्व हम लोग जो बनाते हैं ओके, इसमें हमारा लायबिलिटी भी पता नहीं होता है, एक्सपेंस भी पता नहीं होता है, अमाउंट तो छोड़ ही दो। ठीक है, कि कितने अमाउंट का लॉस होने वाला है, तो इसके लिए हम लोग रिजर्व बनाते हैं। स्पेसिफिक रिजर्व जो होता है ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनता है। जर्नल एंट्री हम लोग को पास करना है। मशीन परचेज किए 50,000 में कैश के लिए, फॉर कैश, तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा? तो हम लोग को पता है मशीन डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा डी नंबर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है ये है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोल रहा है डिप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन। डिप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है? फिक्स एसेट पे चार्ज होता है। करंट एसेट और इंटेंजिबल एसेट पे चार्ज नहीं होता है, लायबिलिटी पे भी चार्ज नहीं होता है। डिप्रिसिएशन जो है हमेशा फिक्स एसेट पे चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पर्सन हु ड्रॉ द बिल। बिल को जो ड्रॉ करता है उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जो बिल को ड्रॉ करता है उसको ड्रॉवर। कितने पार्टी होते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में? तो हमारे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 1 जनवरी 2011 को, 1 जनवरी 2011 को एक्स जो है एक बिल ड्रॉ कर रहा है वाई पे 20,000 के लिए 3 महीना का। तो हमारा यहाँ पे मेच्योरिटी डेट जो है बिल का कब होगा? देखो यहाँ पे 1/1/2011 को बिल ड्रॉ हुआ, 3 महीना का बिल का पीरियड है, तो 3 महीना इसके बाद कब? 1 जनवरी का है, 1 फरवरी, 1 महीना हो गया, 1 मार्च, 2 महीना हो गया, 1 अप्रैल, 3 महीना हो गया, 1 अप्रैल हमारा हो गया यहाँ पे 3 महीना। अब इसमें 3 दिन इसको ग्रेस दिया जाता है।
जो बिल का मेच्योरिटी डेट निकालते हैं उसमें 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। तो ये हो जाएगा 4 तारीख चौथा महीना, ठीक है। 4 तारीख चौथा महीना हमारा कौन सा है, सी नंबर। तो सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 डेज का ग्रेस दिया जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल कहने का मतलब होता है जिसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसको दे दिए हैं वो अपना उससे उसके बेसिस पे केस वगैरह निकाल सकता है, उसके बेसिस पे वो पेमेंट ले सकता है। तो जो अकाउंट पे ही चेक होता है ना, अकाउंट पे ही क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही क्रॉस चेक, वो उसी पर्सन को मिलेगा। अगर हम किसी को चेक दे रहे हैं और उसमें अकाउंट पे ही अगर कर दिए, जैसे ये अगर हमारा एक चेक है, ये एक चेक हम इसमें लिख के देते हैं कि मोहन को 10,000 रुपया देना है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे क्रॉस कर दिए तो अब ये जो है, और इसमें अगर लिख दिए अकाउंट पे ही, तो ये चेक जो अब किसी और को मोहन दे ही नहीं सकता है, मोहन को अपने खाते में ही पैसा लेना पड़ेगा। तो ये जो हमारा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रह गया, ठीक है। बियर चेक, जिसके पास चेक रहेगा वही उससे पैसा निकाल सकता है। प्रोमाइजरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी ये चीज हो सकता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अगर इफ ए सेल गुड्स टू बी देन द बिल विल बी ड्रॉन बाय, तो बिल कौन ड्रॉ करेगा, तो हम लोग को याद रखना है जो सेलर होता है वो बिल को ड्रॉ करता है। तो यहाँ पे सेलर कौन है, ए, ये जो है बिल को ड्रॉ करेगा। फिर इसको एक्सेप्ट कौन करेगा, बी, ठीक है। जो सेलर होता है वो बिल को ड्रॉ करता है और एक्सेप्ट करता है हमारा जो परचेजर होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बिजनेस का शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन कहने का मतलब हो गया हमारे बिजनेस में कितना का एसेट है, कितना का लायबिलिटी है, ये कौन बताएगा। जो नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें से कौन ऐसा स्टेटमेंट है जो ये बताएगा हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये बताता है कौन, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताता है हमारे बिजनेस में कितने का एसेट है, कितने का लायबिलिटी है। रिजर्व फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट इज मेड ऑन, रिजर्व फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट, जो हम लोग ये रिजर्व बनाते हैं बेड डेट का या डाउटफुल डेट का, ये किसके ऊपर बनाते हैं, ये हम लोग बनाते हैं डेटर के लिए। सॉरी। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स और लेस करके, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ट्रेडिंग अकाउंट आता है, पीएनएल आता है, बैलेंस शीट आता है, ट्रायल बैलेंस नहीं आता है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, नॉट इंक्लूडेड। फाइनल अकाउंट के डिफिनेशन में क्या नहीं आता है, ये पूछ रहा था। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे हम लोग शो करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में शो करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को तो केवल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा ट्रेडिंग प्लस बैलेंस शीट दोनों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस। नीचे एक ट्रायल बैलेंस है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। क्वेश्चन नंबर 36 टू 48, ठीक है। आंसर क्वेश्चन नंबर 36 टू 42, सॉरी 36 से 42 तक हम लोग को आंसर करना है। जो ट्रायल बैलेंस का इमेज जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके बेसिस पे। सबसे पहले बोल रहा है 36 में नेट सेल्स हमारा क्या होगा। तो नेट सेल्स कैसे हम लोग निकालेंगे, सेल में हमारा सेल जो हमारा 1,61,300 का जो हमारा यहाँ पे सेल दिया हुआ है, इसमें हम लोग सेल्स रिटर्न जो होता है, सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न इनवर्ड, इसको लेस कर देंगे। 1,61,300 में 1,300 लेस करेंगे तो हमारा 1,60,000 आ जाएगा, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न जो हमारे बिजनेस में रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड समझना, रिटर्न इनवर्ड हमारे बिजनेस में क्या रिटर्न आएगा, जो सेल किए होंगे उसका सेल्स रिटर्न होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1,60,000। नेक्स्ट बोल रहा है, प्रोविजन फॉर बेड डेट कितना होगा। 10% के रेट से अगर प्रोविजन फॉर हम लोग को बेड डेट करना है तो हम लोग कितना अमाउंट का करेंगे, ये चीज हम लोग को यहाँ पे बताना है। प्रोविजन फॉर बेड डेट हम लोग किसका करते हैं, डेटर्स का। डेटर्स का इंफॉर्मेशन यही है। तो 35,000 का 10% कितना, 3500। 3500 हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर 37 का ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 का, रेंट जो हम लोग को 200 रुपया पर मंथ पेड करना था, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना होगा। तो हमारा रेंट अगर 200 रुपया पर मंथ है तो ये हमारा कितना हो जाना चाहिए, 2400 रुपये का हमारा एक्सपेंस होना चाहिए रेंट का। यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे रेंट बोल रहा है 1750 का,
तो 1750 अगर हम लोग रिलेस करेंगे 2400 में, तो हमारा डिफरेंस जो आएगा 4,2,650 रुपए का। 38 का बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 39 है, इसमें बोल रहे डिप्रिसिएशन 5% पर एनम। तो डिप्रिसिएशन 5% पर एनम कितना हो जाएगा? 40,000 का 5%, 40,000 का 5% अगर निकालेंगे तो हमारा आना चाहिए 2,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है ये 4,000 दिया हुआ है। मेरे ख्याल से 2,000 ही होगा, ये हो सकता है गलत आंसर दिया हो। ठीक है, 39 का ये 39 का सी होना चाहिए। 40,000 का 5% तो 2,000 होगा। ठीक है, 40,000 का 10% रहता है तब 4,000 होता है, 5% है तो 2,000 होना चाहिए। लेकिन इसमें आंसर बोल रहा है, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये बोल रहा है 4,000, तो ये गलत हमको लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका जो 39 का सी होना चाहिए। 40 नंबर का जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना 20% पर एनम। कैपिटल हमारा है 67,250, इसका हम लोग 20% निकाल लेंगे। 67,250 का 20% निकाल लेंगे, ये कितना आएगा? ठीक है, जो भी आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6725 इंटू 2, ये होना चाहिए इसका आंसर 13,450। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजेज को कहाँ शो करेंगे? वेजेज को हम लोग कहाँ शो करते हैं? ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में। नेक्स्ट है, क्रेडिटर विल बी शोन इन। क्रेडिटर को हम लोग कहाँ पे शो करते हैं? क्रेडिटर हम लोग कहाँ दिखाते हैं? क्रेडिटर को हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ये ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में तो नहीं दिखेगा। फुल फॉर्म ऑफ डीबीएमएस, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका जो फुल फॉर्म होता है डीबीएमएस का, ये होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। 43, हाउ मेनी बीट्स मेक 1 बाइट। कितना बीट्स इक्वल टू होता है 1 बाइट? ये हम लोग को याद रखना है। 8 बीट इक्वल टू होता है 1 बाइट। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का क्या क्या एडवांटेज है? ये एक्यूरेसी, इनसिक्योरिटी, हाई कॉस्ट और अनट्रेंड कंप्यूटर ऑपरेटर। तो यहाँ पे बोल रहा है एडवांटेज के बारे में बात कर रहा है, कौन सा इसका फायदा है। तो इससे हमारा जो एडवांटेज है ये एक्यूरेसी है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से हमारा एक्यूरेसी कहने का मतलब शुद्धता बढ़ गया। हाई कॉस्ट, इनसिक्योरिटी वगैरह ये सब लिमिटेशन अगर बोलता तो हम लोग वहाँ पे ये सब आता। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? तो ये हमारा जो है वर्ल्ड वाइड वेब। हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इंडिया का था इसको क्या बोलते हैं? प्रम 8000। नेक्स्ट जो है 49, विच इज एन इनपुट डिवाइस, जिससे इनपुट मिलता है हमारे सिस्टम को। प्रिंटर तो आउटपुट देता है जो हम लोग प्रिंट करते हैं, फैक्स भी, मॉनिटर भी, जो ये तो हमारा आउटपुट देता है। हमारा इनपुट क्या देता है? कीबोर्ड। कीबोर्ड जो हम लोग इससे सिस्टम में इनपुट देते हैं। ठीक है, सीपीयू का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का जो मॉडल सेट था 2019 का। इसमें कुछ ये सब क्वेश्चन पूछा था। ये सब क्वेश्चन हमारा 2023 के एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हम लोग को एक बार अच्छे से देख लेना है। यही सब लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में भी आने वाला है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।